जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के 2015 से 2024 तक के जितने भी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आपके अब तक हुए हैं, उस पर मैं चर्चा आपसे करने का प्रयास करूंगा। इस क्लासेस में मैं 2015 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें जीएस नंबर आपका जो होगा वो 1 होगा। जैसे ही जीएस 1 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम जीएस पेपर 2 जो है उसको भी हम उसका स्टार्ट कर देंगे, जो सी साइट का पेपर होता है। ठीक है। जीएस का पेपर नंबर 1 में स्टूडेंट्स आप देखोगे शो क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 शो का होता है। ठीक है। ये मेरिट पर डिसाइड करता है। सेकंड जो सी साइट का पेपर होता है वो डिसाइड करता है आपके कंपलसरी पर। वो उसकी कट ऑफ है, वो आपको पास करनी होती है, लेकिन वही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये ना केवल आप देखोगे यूपीएससी तो है ही है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का न केवल यूपीएससी के लिए हमें ये बताता है कि हमें तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बल्कि ये हमें ये भी डिसाइड करता है कि अगर हम पीसीएस का किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स देते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आपने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। और ये आपका 2015 का पेपर है। ऐसे ही हम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 तक हम लेकर के चलेंगे सीरीज को। फिर उसके बाद में आपका सीसैट का पेपर भी कवर करवा दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर सामने आपको आई होप विजिबल दिख रहा होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, बट मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन को उपलब्ध करा दूँ। ठीक है। चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। देखिए सर क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इसमें करंट वाले क्वेश्चन भी चर्चा का बिंदु बनाए जाएंगे। जो करंट अफेयर में पूछे गए हैं वो भी मैं लूँगा। ठीक है। और ऑथेंटिक आप इसका आंसर की जो होगी ऑथेंटिक होगी, जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% इसका आंसर राइट होगा। इट्स क्लियर या नो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई। देखिए सर, यहाँ पर एक शब्द बोला गया है जनधन योजना। 2014 में आप देखोगे, कब सर, 2014 में आप देखोगे बीजेपी की सरकार बनती है। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है 2014 में, तो आप देखोगे वित्त का समावेशन, फाइनेंस इंक्लूजन, आप देखोगे उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया, ताकि लोगों का अकाउंट्स खोला जा सके और जिसके चलते वहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या था, यही आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या आता है, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण। देखो, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि आवास ऋण उपलब्ध कराना, पहली बात। इसका उद्देश्य क्या था, वित्त समावेशन। ठीक है। पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करना, नहीं सर ये भी नहीं था। देश में वित्त समावेशन, आप देख रहे हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए लाया गया था, और सभी का आप देखोगे जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी में देके रखा है कि उपांतित मतलब जो मार्जिनलाइन समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे आपको ऑप्शंस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सर देखिए, आप प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आप देखोगे 14वां। वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब आपसे 14वें वित्त को नहीं पूछेगा, आपसे 15वें वित्त पर पूछ रहा है। सर अभी तक तो 15 पे पूछ रहा है, लेकिन अब जो पूछेगा आपसे 16वें वित्त आयोग पर पूछेगा। चलिए कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा इसको कमेंट्स बॉक्स में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है। इसने केंद्रीय विभाजन पुल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से घटाकर 42% कर दिया था। देखो, इसने बढ़ाया था, ये वाली बात क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसने 32% से 42 कर दिया। आज कितना है सर, आज आप देखोगे 41 है। ठीक है। आज 42 नहीं है, आज 41 है। ये ध्यान भी आपको रखना है वर्तमान में। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों को संबंधित नहीं सर, इसने सेक्टरों से जुड़े स्पेसिफिक अनुदानों की बात नहीं की गई थी। वो सारी चीज़ें हैं कि आपके यहाँ पर टैक्स वगैरह इतना होना चाहिए। ठीक है। तो वो जो सही उत्तर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टलीजा उद्घोषणा, मतलब आप देखोगे फोर्टलीजा डिक्लेरेशन
निम्नलिखित में से किसके मामले में संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आसियान, बी ब्रिक्स, सी OECD, डी WTO। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ब्रिक्स को लेकर के चर्चाओं का बिंदु बनाया गया था। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, क्योंकि 2024 में आप देखोगे ब्रिक्स समिट हुई थी सर, कहाँ पर हुई थी, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो साउथ अफ्रीका। कौन था सर? साउथ अफ्रीका में इसकी अध्यक्षता की गई है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी देश की कर सेवा GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? मतलब आप देखोगे अगर किसी देश में GDP आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी भी एक्सवाइड देश में, इंडिया है, कोई सा भी देश है, एशिया का हो, अफ्रीका का हो, उसके साथ साथ यूरोप का कोई भी देश हो, ठीक है। अब मान लीजिए पोलैंड है, यूक्रेन है, रशिया है, जो भी देश है। अब किसी भी देश में आप देखोगे अगर GDP कम हो जाए, GDP का मतलब क्या होता है सर? आप देखोगे GDP का मतलब होता है एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ही क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। दैट्स इट। अब GDP का मतलब क्या है? प्रोडक्शन से, ठीक है। आपके यहाँ पर गुड्स का कितना प्रोडक्ट हो रहा है, सर्विस का कितना प्रोडक्ट हो रहा है, उसका मार्केट प्राइस निकाल लेता है। तो यही चीज़ है, आइए इसी पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। स्टेटमेंट दिए हैं दो। पहला कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। बिल्कुल ये सही बात, ठीक है कि सर आपकी आर्थिक वृद्धि दर अगर GDP आपका अनुपात में कमी आती है तो ये गारंटी है इस बात की कि आपके यहाँ पर आर्थिक समृद्धि दर धीमी होगी। अगर आपने नहीं देखी क्लास तो जाइएगा, मैंने क्लास अपलोड करा दी गई है, ठीक है। इकोनॉमी की, इकोनॉमी डेवलपमेंट्स क्या होता है, इकोनॉमी ग्रोथ क्या होता है, जिसको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 2015 में पूछा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, UPSC ने पूछा है। और 2017-16 में भी ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और पूछता रहता है सर। स्टेट PCS में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये सेशन तैयार किया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आय का कम समेक आप देखोगे इक्विटेबल वितरण। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि GDP के अनुपात में कमी होने से आपकी जो राष्ट्रीय है वो कम हो जाएगी। नो। अब आपका GDP तो बढ़ रहा है, लेकिन महोदय अगर आपका घाटा बढ़ जाए तो उससे तो समस्या पैदा हो जाएगी ना। तो इसलिए आप देखोगे, इसलिए अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो स्टेटमेंट आप देखोगे पहला है वो ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है सर। क्या है? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय मतलब आप देखोगे ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? जरा समझना, ये जो क्वेश्चन है ये मैपिंग से क्वेश्चन है, मैं इसको मैपिंग से कनेक्ट कर दूंगा। ये क्वेश्चन मैपिंग से कैसे, जरा समझना। ये कह रहे हैं ट्रॉपिकल अक्षांशों में, ट्रॉपिकल अक्षांशों में ये अर्थ है, ठीक है, ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल अक्षांशों में और दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? दक्षिण के क्षेत्र की बात कर रहा है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि सर उन क्षेत्रों में आप देखोगे लैंड एरिया कम है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ इस बात का कि सर अगर आप देखते हैं अर्थ, और अर्थ को आप देखते हैं, एक है नॉर्थ गोलार्ध तो एक है साउथ गोलार्ध, और इसी के साउथ गोलार्ध की बात कर लें तो इन क्षेत्रों में आपको लैंड एरिया मिलेगा ही नहीं, ओशन ही ओशन है। और जब ओशन ही ओशन है तो यहाँ पर यही इसका कारण है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देखोगे, आइए देख लेते हैं इसका क्या कारण है। समुद्री पृष्ठों के तापमान में कमी होना, ये तो गलत है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन जिसमें बिरले होते हैं, यही इसका बात है सर। क्यों बिरले होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ओशन का क्षेत्र ज़्यादा है, और आप देखोगे कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल जो क्षेत्र है वो कम है, लैंड वाला एरिया थोड़ा कम है। कोरियोशिल बल के कारण या उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है, ये तो गलत है, भूमि मौजूद तो है सर, ठीक है। मौजूद तो है, ये नहीं है, मौजूद तो है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ठीक है, राज्यों को इंगित करता है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स ये, ठीक है। इजी मैं कहूँगा क्योंकि इजी में से इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। आपने भारत का मैप देखा है? बिल्कुल देखा है सर। नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। आई होप, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने सबने देखा है। देखिए सर, ये इंडिया है सर, मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। आप भी बनाना सीख जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो एक दो बार। ये इंडिया है सर। ये कह रहा है कि सबसे पहले आप देखोगे किसकी बात कर रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी, मतलब पूर्वी होता है इधर और पश्चिमी होता है इधर। तो इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और इधर है आपका गुजरात महोदय। तो जैसे पूर्वी बताना है तो पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता था आपका गुजरात। राइट आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन सर बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है, आपको नॉर्थ भी पता होना चाहिए, सॉरी
सॉरी स्टूडेंट, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। हाँ ओके, आपको नॉर्थ भी पता होना चाहिए, वो गलती से थोड़ा सा हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है। तो आपको नॉर्थ भी पता होना चाहिए और नॉर्थ के साथ साथ आपको साउथ भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, ये है। तो आपको नॉर्थ पता होना चाहिए और साउथ भी पता होना चाहिए। एक है इंदिरा पॉइंट और एक है इंदिरा कोल। अब देखिए कौन सा है, ये जो है आपको नॉर्थ में है, ये है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और ये जो है साउथ में, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक क्लास अगर आपने नहीं की है तो कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिलेंगे। मैं वही कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, जो आपसे पूछे जाने की संभावना अधिकतर रहती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए सर क्या है, पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान के पार्ट नंबर कहाँ पर है, आप देखोगे 4 में इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आप देखोगे, ये आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी चर्चा कर दी गई है, दैट्स इट। और ये किसको दिए गए हैं, स्टेट को बताते हैं सर, ये स्टेट को है, व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा, आपका रिविजन हो गया। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिए। इट्स क्लियर या नो, आई होप क्लियर हो गया। आइए अब इस पे आ जाते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही बात है सर, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका उपयोगिता साबित करते हुए प्रतीत होते हैं। इनका बड़ा योगदान और उद्देश्य भी देखने के लिए आपको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन तत्वों के अनिर्वृत्त उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय आप देखोगे नहीं है। तो ये वाली बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है कि आप इनको नहीं ले जा सकते। जैसे अगर आप देखोगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की जो व्याख्या की बात की गई है, तो आर्टिकल आप पढ़ोगे कितना सर, 38। और वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लें, ये कह रहा है कि इन तत्वों में अंतर्निष्ठ उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, मतलब इनफोर्सेबल नहीं है। तो सर ये बात ठीक है। आप देखोगे 37 में इस बात को कहा गया है कि आप इनके विपरीत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसका घंटा नहीं बजा सकते हैं कि सर हमें ये अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपसे सही पूछा है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप न केवल आपको इसके आंसर की पता चल रही है, आपको ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, और रिवीजन भी आपका हो रहा है, ठीक है। और ये रिवीजन न केवल पॉलिटी, सभी विषयों पर आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में है सर, क्योंकि मुझे हिंदी माध्यम में करवाना है तो मैं हिंदी का लूँगा सर, ठीक है। मैंने ये यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर के पेपर डाउनलोड किया है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक, आपने देखोगा कोर इंडेक्स निकलता है सर, कोर इंडस्ट्री इंडेक्स निकलता है। क्या निकलता है, कोर इंडस्ट्री इंडेक्स निकलता है, जिसमें 8 कोर इंडस्ट्री को रखा गया है। कितनों को रखा है, जैसे कोयला है, विद्युत है, उर्वरक है, इस्पात है, ठीक है। ये सब क्या है, बिजली है, ये सब किसके हैं, ये सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो उसमें से पूछ रहा है क्या, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब सर्वाधिक महत्व वाला आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कोयला उत्पाद, बी विद्युत उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी इस्पात उत्पादन। देखो सर, आपका इस्पात उत्पादन तो होगा नहीं, पहली बात। उर्वरक उत्पादन भी नहीं होगा, या तो कोयला होगा या फिर विद्युत होगा। आप जरा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मैं ये बता दूंगा। तो आंसर है इसका विद्युत, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्री हैं, तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। देखिए कोयले से ज़्यादा विद्युत ही है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और भी विजिबिलिटी अच्छे से हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान मतलब फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है सर, जैव विविधता को बढ़ावा देता है। कौन सा है सर, भीतरकनिका नेशनल पार्क। देखो मैं आपको बता दूं, भीतरकनिका नेशनल पार्क पड़ता है ओडिशा में। कहाँ पर पड़ता है स्टूडेंट्स, ओडिशा में पड़ता है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव आप देखोगे घाना नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सुल्तानपुर कोहे सुल्तान,
ठीक है, एक ज्वालामुखी का नाम याद आ गया, सॉरी, केवलादेव, ठीक है, धाना, ये कहाँ पर पड़ता है केवलादेव, बताएंगे क्या, राजस्थान में पड़ता है केवलादेव या फिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे केबुल लामजाओ, ये आपका पड़ता है कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है, मिजोरम में पड़ता है, मिजोरम में या मणिपुर में, ठीक है, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। केबुल लामजाओ आपका जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है या फिर मिजोरम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पर है आपको बताना है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। होमवर्क है सर, ये आपको बताना है जरूर, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, उससे एक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद में हम स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारतीय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया मतलब NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। NIF जो पूछा है ये क्यों पूछा है, क्योंकि करंट में रहा था, ठीक है। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। कैसी है सर, स्वायत्त संस्था है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या सर, इसका उद्देश्य जो आप देखोगे राष्ट्रीय प्रवर्तन रखा गया था, तो इसका उद्देश्य ये इस तरीके से रखा गया था कि आपको वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर के आना था। जी नहीं सर, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत में प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं के अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल ये नहीं है महोदय, बल्कि आप देखोगे NIF क्या है, एक केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था के रूप में है और ये काम करती है भारत के अंदर। तो राइट आंसर इसका क्या है, आप देखोगे स्टेटमेंट एक ठीक है, अब नीचे दिएगा आपको सही बताना है, ठीक है। देखिएगा ये कह रहे हैं कि सही उत्तर का चुनिए, तो सही उत्तर क्या है, केवल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट इसमें ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन मिलता है सर UPSC में। आइए देखिए क्या है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में नाइट्रोजनीय उर्वरकों को लेकर के चर्चाओं का विषय दिया गया है। जैसे कृषि में नाइट्रोजनीय उर्वरकों के अत्यंत अनुपयुक्त उपयोगों का क्या प्रभाव हो सकता है, मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या है, ठीक है, किसका, नाइट्रोजन का। सर क्यों, भारत में आप देखोगे सोयल है, इंडिया की सोयल आपको स्पष्ट पता है मृदा के बारे में। अगर मैं कहूँ इसमें मृदाओं के अंदर अगर देखें तो दो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, एक तो फास्फोरस और प्लस दूसरा नाइट्रोजन आपको भारतीय जो भूमि है कम मात्रा में मिलेगी। चूना, पोटास, लोहा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, परंतु जो Fe है और उसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन ये कम मिलता है, ठीक है, भारतीय मिट्टी में। ये अपनी विडंबना है भारतीय मिट्टी की। चलिए आगे देखते हैं तो इसके क्या प्रभाव होंगे सर। इफेक्ट पूछा है इसका, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरतर वृद्धि, मतलब आप देखोगे प्रोलीफरेशन हो सकता है। देखो जब UPSC कहता है ना हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब कहता है हो सकता है तो वो हो ही जाता है, तो उस आंसर को क्या मान लोगे आप, सही मान लोगे। हो सकता वाले को करेक्ट मानने की आदत UPSC की अपनी है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ये कह रहे हैं हो सकती है। भूम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निशाचलन लिंचिंग हो सकता है। क्या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए पहला स्टेटमेंट को आप देखोगे, क्योंकि सारी बातें कही हैं इसमें हो सकता है। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का आप देखोगे फिक्सिंग सेशन मिट्टी में प्रोबिलिफिकेशन हो सकता है। नहीं सर, ये जो आपको लिख रहा है प्रचुरोवर्धन, जरा शब्द देखिए हिंदी में प्रचुरोवर्धन, पूछिए जरा किसी स्टूडेंट से कि प्रचुरोवर्धन का मतलब क्या होता है, चक्कर आ जाएंगे उसको, ऐसा शब्द है। और UPSC ऐसे ही पूछता है। प्रोलीफरेशन, प्रोलीफरेशन इसकी इंग्लिश है और इंग्लिश में अच्छी टर्मिनोलॉजी है, तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, जी हाँ मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है उसमें निशाचलन लिंचिंग समस्या हो सकती है। आप देखोगे वो नीचे तरफ जा सकता है, तो सही आपको बताना है और सही आपको बताना है, दो इसमें ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी विकल्प ठीक हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर आप देखोगे 2 और 3 इसके करेक्ट हो जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है। अब मोटा वाला क्वेश्चन है सर, बड़ा मोटा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देके रखें बट पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है, 12वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मतलब
IUCN क्या है, ये क्राइटिकल इंडेंजर है, वनरेबल है, थ्रेशर है, तो इसके बारे में बताता है नोट डाटा। तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की आप देखोगे संकटापन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, मतलब साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो आपसे पूछा है IUCN और दूसरा पूछ लिया साइट्स। अब उसी पर स्टेटमेंट दे के रखे हैं, उन्हीं दोनों पर मुझे आपसे चर्चा कर देनी है। आइए देखिए, 3 स्टेटमेंट है, तीनों को पढ़ लेते हैं एक एक करके। क्या है सर? पहला कहता है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच में अंतर सरकारी करार है। ये बात तो ठीक है कि जो साइट्स है ये सरकारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय करार है, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन सर पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि IUCN यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, तो ये गलत है। ये कोई यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऐसी बाध्यकारी संस्था नहीं है, बल्कि ये तो इंटरनेशनल स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज का ध्यान रखती है सर। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देखो जैसे ही गलत हो गया, अब आंसर इसका कैसे निकालोगे? देखो जैसे आपका गलत हो गया, आंसर आपको मिल गया, मतलब गलत A भी है, गलत C भी है, फिर गलत D भी है, क्योंकि D में भी A है, दूसरे में भी एक है और पहले में भी एक है, तो राइट आंसर हो जाएगा C। लेकिन महोदय आपके लिए चुनौती बन रहा है, अब ये क्या बन रहा है? चुनौती बन रहा है। क्यों बन रहा है चुनौती? उसका रीज़न है, अब UPSC ने ऐसे स्टेटमेंट कम कर दिए हैं। UPSC अब मिक्सचर कर रहा है, वो पेयर वाले क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा है। कौन से वाले? वो पेयर वाले क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा है। उसके साथ साथ UPSC अब ये आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन भी भैया लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इस टाइप की क्वेश्चन एलिमेंट मेथड इसमें लग सकता है। तो अब उसने एवरेज कर दिया है पेपर को, ऑप्शनल के अप्रोच। ठीक है, जो ऑप्शन उसमें आते हैं ना, ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसमें दो बी वाला स्टेटमेंट ठीक है, मतलब आप देखोगे बी ऑप्शन ठीक है दूसरा, और इसमें आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इट्स क्लियर है नो? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़वा देता हूँ आपको क्या थे। आयुष्मान प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है, बिल्कुल सही बात है। साइट्स के उन राज्यों पर वेद रूप से आप देखोगे अवरुद्ध है जो कि इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, ये वाली बात ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपसे। ये इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं इंग्लिश पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम को लेकर के मैंने थोड़ा सा एक मुहिम स्टार्ट की है, इस मुहिम को आप इंजॉय कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? जरा समझिए, करता है या करती है? आपने MSP पढ़ा होगा सर, MSP पढ़ा है कि नहीं? सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अंदर जो फसलें हैं आप देखोगे 22+1 फसलें हैं, जिसमें आप देखो खाद्यान्न की फसलें हैं, ऑयल की फसलें हैं, उसके साथ साथ दलहन है, तिलहन है, ठीक है, और अनाज है, ये फसलें हैं इसके अंदर, और नकदी फसलें हैं। एक उसमें से 23 भी जो है वो गन्ना है। ठीक है, अब उसको लेकर के ही ये पूछा है कि सर आप देखोगे अनुमोदित करता है। पहली बात तो एक तो होता है अनुमोदित करना, एक होता है लागू करना, दोनों में डिफरेंट है। अनुमोदित जो बना रहा है और उसको जो लागू कर रहा है वो अलग है। ठीक है, देखिए सर कौन करता है, जरा देखना उसको। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, बी कृषि लागत और कीमत आयोग, सी कृषि मंत्रालय। ये तो करता ही नहीं है यार, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहाँ से आ जाएगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विपणन समिति भी नहीं आएगी। अब बच्चों को कंफ्यूज क्या होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब देखिएगा जरा इसको क्या कहते हैं, मैं एक बार आपको इसकी इंग्लिश दिखा देता हूँ ताकि आप इससे थोड़े से बेफिक्र हो जाएं। जरा समझना, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आंसर आप इंग्लिश में भी ऐसे निकाल सकते थे, क्योंकि आपने ये पढ़ा था द फेयर एंड रिमनीलेटिव मैनुनेरेटिव प्राइस, मतलब आप देखोगे FRP ऑफ शुगर कैन इज अप्रोप्रिएट वाई द। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, सेकंड कहता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब CACP, एक तो ये है, एक है CCEA। अब देखिए क्या है, CCA इस पे बात करता है। ठीक है, यही आप पढ़ते हैं CCA, तो आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। चलिए सर, अब मैं ऐसा तो नहीं है MSP पढ़ाऊंगा, MSP के लिए तो सर आपको क्लास में जाना पड़ेगा, और क्लास देखने तो आप चाहिएगा। ठीक है, वो सीरीज आपकी चल रही है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विषुवत प्रतिधाराओं मतलब जो विषुवत के क्षेत्र में जो प्रतिधाराएं बहती हैं उसकी बात ये कर रहा है। आई होप आपको वीडियो विजुअल और ऑडिबल हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, और रियल में आपको हो रही है। विषुवतीय प्रतिधाराओं मतलब इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वमुखी प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हो गया, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। नहीं सर, ये आपके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। किस पर है? अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है, ढीला नहीं है आपके पेज माइंड के, तो आप इस आंसर को ले जाएंगे। ज्योग्राफी से है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अविशन कंजर्वेशन, जल की लवणता में अंतर, या फिर विषुवत वेद के पास में आप देखोगे प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ कॉम का होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण मतलब कंजर्वेशन हो जाना। ये कह रहा है ना, विषुवतीय प्रति धाराओं का इक्वेटोरियल कंजर्वेशन कब होगा सर? पूर्वमुखी कब होगा? जब दो विषुवतीय धाराओं का जब अभिसरण, मतलब अभिसरण का मतलब होता है कि एक धारा इधर से आ जाए और एक धारा इधर से आ जाए, और जैसे ही इससे टकराएगी तो ये इधर चली जाएगी, ऐसे अभिसरण। इट्स क्लियर ये नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये देके रखा है आपको, युग में देके रखे हैं। इसको यूपीपीसीएस के लिए आप सजा लीजिएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बेअंतहा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं महोदय? बेइंतहा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे तीर्थ स्थान है अवस्थित है, जैसे श्रीशैलम की बात कर लें तो कहाँ पर है सर? बताइए, श्रीशैलम कहाँ पर है? नल्लामाला की पहाड़ियों में। जरा बताइएगा। आपको, आप इस पे एलिमेंट मेथड से मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ओंकेश्वर मुझे नहीं पता, सतमाला लेकिन मुझे पहाड़ी पता है कहाँ पर है, लेकिन इनका नहीं पता। मान लीजिए मुझे इनका भी पता है वैसे तो, लेकिन मैं इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए पुष्कर, पुष्कर क्या है सर? ये पुष्कर, पुष्कर सर आप देखोगे लेक है और ये पड़ती है राजस्थान में, पुष्कर झील। अब ये कह रहा है महादेव की पहाड़ियाँ। महोदय, महादेव की पहाड़ियाँ राजस्थान में नहीं पड़ती हैं। महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं ये पड़ती है आपको मिडिल भारत में, और जो आपकी आप देखोगे विंध्यन पर्वत श्रेणी है वहीं पर पड़ती है एक महादेव की पहाड़ी। ठीक है, सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में पड़ती है, और नल्लामाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये साउथ इंडिया में आपको मिलेंगी, आंध्र प्रदेश के पास वाले रीजन में। तो राइट आंसर, अब देखो इसमें क्या है, तीसरा आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब मुझे नहीं पता सर इसका आंसर क्या, लेकिन तीसरा आपका इसमें गलत हो गया। अब जैसे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर मैंने इसका निकाल लिया। ये कह रहा है सही सुमेलित है। सर ये तो सही सुमेलित नहीं है, और जहाँ 3-3 है उसको कट कर दीजिएगा। ये गलत, ये गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन स्टूडेंट, आप सीरियसली स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट अब एवरेज में आपसे पूछा जाता है। ऐसा स्टेटमेंट आपसे अब एवरेज में पूछा जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाता है? स्टेट पीसीएस में आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और 27 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं, कब को महोदय? 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 अक्टूबर को आपका क्या होने वाला है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई है, और 27 अक्टूबर को क्या करना है आपको? पीसीएस का पेपर देना है। किसका पीसीएस? यूपी पीसीएस का। ठीक है, और क्रैक करना है सर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ रहा है उसको क्रैक करना है, क्योंकि मैं पूरे जोर लगा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा लगा लीजिएगा। इसके बाद में टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको दृष्टि की, चिंता मत कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको इतनी दूंगा ना, बस आप देखते रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। इजी सा क्वेश्चन पूछ ले बच्चों जैसा। देखिए, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? सही। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था महोदय? 1921-22 में महोदय। ठीक है, चलिए, तो यही आपसे पूछ रहा है। अब इस पर मुझे आपसे क्या है, चर्चा कर देनी है रोलेट सत्याग्रह पर। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। क्या ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? स्टेटमेंट पहला कह रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इधर आ जाइएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने होम रूल लिंक का उपयोग करने का प्रयास किया था। बिल्कुल ये बात ठीक है, होम रूल लिंक का इन्होंने बिल्कुल उपयोग किया था, क्योंकि होम रूल लिंक को इसमें लाया जा सके, जो 1918-19 में बनी थी, उसका उद्देश्य यही था। और महात्मा गांधी चाहते थे कि इसका नेतृत्व आप कहीं ना कहीं रोलेट सत्याग्रह जो 1919-20 में हुआ था, ठीक है, उसको हम ला सकें। ब्लैक जो काला कानून था उसके विपरीत चलाया गया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ हुए। देखो जरा समझना, मैंने आपको बताया रोलेट सत्याग्रह कब था? 1920-21 में हुआ था। ठीक है,
कब हुआ था? 1920-21 में रोलेट सत्याग्रह होता है। लेकिन जो साइमन कमीशन था ये 1927 में आया था। कब आया था महोदय? 1927 में आया था। अब कोई आप जरा देखिएगा, एक 1927 में आता है और एक आपका 1920-21 में, सॉरी 1919-20 में आता है। तो दोनों में अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये सेकंड वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है गलत है तीसरा। अब जैसे तीसरा गलत है आप आंसर निकाल लेंगे इसका। पहला सही था, दूसरा सही था, लेकिन तीसरा गलत था, तो आंसर आ ही गया। अब जहाँ जहाँ 3 है इसको कट कर दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सही का आपसे प्रयोग पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सर, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ? देखो महोदय, सबसे ज़्यादा जो वायरस वगैरह आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वायरस वगैरह आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये तो सबको आपको पता ही है। अब देखो, इबोला वायरस जो आया था, और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप कभी अफ्रीका जाएंगे, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है सर, आप इसमें तो ऐसे ही बना लेते हैं ना। यहाँ पर आपको गिनी मिलता है, सियरा लियोना, लाइबेरिया, ये इधर वाले क्षेत्र हैं यहाँ। आई होप मेरे पे मैप होता तो मैं आपको दिखाता ये सारे। ऑप्शन नंबर ए सीरिया और जॉर्डन। नहीं सर, जॉर्डन तो अलग कंट्री है, इसी का है, लेकिन जॉर्डन अलग है। ठीक, जॉर्डन अलग है, जॉर्डन को मत लीजिएगा, जॉर्डन अलग है। गिनी, सियरा नियोला और लाइबेरिया, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिलीपींस, यार देखो फिलीपींस कहाँ है? न्यू गिनी पाओ, जमेका है थी, ये कहाँ से? ये अफ्रीका में है ना, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सीरिया, ये जॉर्डन, ये एशिया के देश हैं, यहाँ पर बहुत कम होते हैं। फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी में कम होता है, ये हैती, जमेका, ठीक है, कैरेबियन सी वाले क्षेत्र में है, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी वाले रीजन में। तो गिनी, सीरा न्यूला और लाइबेरिया वाले क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश आपने सुना है क्या होता है? फ्लाई ऐश का मतलब होता है, आपने सर चलिए फ्लाई ऐश नहीं देखा है, आपने ईंट भट्टे देखे होंगे, आपने फैक्ट्री देखी होगी, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं देखा होगा, चिमनियों से निकलता है, ठीक है, जो धुआं निकलता है ना उसमें सर कालिक निकलती है, उसकी जो चिमनी होती है उसमें कालिक जम जाती है, और जहाँ पर वो माल पकता है उसमें आप देखोगे कालिक राख की फॉर्मेट में चीज़ें हो जाती हैं। तो उससे क्या है, उससे हम कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, उससे हम ईंट बना सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में उसका यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि वो मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, तो उसको कई जगह हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। क्या कह रहा है? किया जा सकता है, बिल्कुल ईंटों के निर्माण में किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ ऐसे आप देखोगे पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थान पर रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होता है। देखो महोदय, अगर आप जलाओगे तो उसमें कुछ तो निकलेगा, और ये कह रहे हैं केवल, और यूपीएससी कहती है जहां ओनली होगा, तो आप सतर्क हो जाइएगा, वो 95% के आसपास क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और आप देखोगे इसका राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर की बात कर लें तो तीसरा वाला जहाँ जहाँ उसको कट कर दीजिएगा, तो तीसरा कहाँ पर है? तीसरा 3 में है, मतलब चौथे में है, और सी में है, लेकिन इसमें एक और दो दो आप देखोगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ना केवल ये टॉक्सिक तत्व होते हैं सर, इसमें कई टॉक्सिक तत्व होते हैं, लेकिन वो कम हानिकारक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं महोदय। ये इंग्लिश वाला है, ठीक है, मैंने पेपर ही ले रखा है, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं लाता हूँ सर। पेपर जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है, मेरा उद्देश्य होता है आपसे ऑथेंटिक चीज़ें ज़्यादा मैं आपसे चीज़ों को सोल्व कर सकूँ। अगला क्वेश्चन,
भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी आप देखोगे डुगोंग, जलीय गाय इसको कहते हैं सर। भारत में क्या बोलते हैं? जलीय गाय इसको कहा जाता है। और भारत के खास तौर पर ये इस बेल्ट में मिलती है, नीचे श्रीलंका वाले क्षेत्र में, ठीक है, श्रीलंका वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ इधर आपको मिल जाएगी अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में थोड़े से रीजन में, लेकिन इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में नीचे आपको मन्नार की खाड़ी वाले रीजन में, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको जरूर मिलती है, जो आदिम पुल है सर उस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट के बारे में, इसका क्या है सर। देखिए ये कह रहे हैं यह एक शाकाहारी जानवर होता है, बिल्कुल सर। ये ऐसी डुगोंग है सर, जलीय आप देखोगे गाय कहा जाता है इसको भारत में, और ये शाकाहारी होती है। ये विभिन्न प्रकार के शैवाल जो होते हैं घास फूस को खाती है, जो ओशियन घास होती है, ठीक है। तो ये बात ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ पाई जाती है। देखो पूरे पूरे बोल रहे हैं, पूरे, मैंने कहा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जहाँ दूसरा है वो गलत हो जाएगा। आइए अब आपका मिला लेते हैं, जहाँ दूसरा है वो गलत कर दो। तो दूसरा दो जगह है आपको, कहाँ पर है? एक इसमें दूसरा है, एक इसमें दूसरा है। अब देखो पहला आपका ऑटोमेटिकली ठीक है, क्योंकि ये शाकाहारी होती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण है। 1 के अधीन, बिल्कुल सही बात है सर। और आप इसका शिकार नहीं कर सकते हैं, और आपने शिकार कर लिया तो आपको इसके प्रति पेनल्टी भी दी जा सकती है और सजा भी हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए सर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? किसके बारे में? उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। जब ब्रिटिश एम्पायर था तो उस समय आप देखोगे 1897-93 की बात ये है, दादा भाई नौरोजी ने 1802 के आसपास चीज़ें लिखी और भी चीज़ें आगे को बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए सर क्या है, तो ये यहाँ से धन के बहिर्गम सिद्धांत, अगर आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास नहीं की है, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जाइएगा इसी अपने एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल पे आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और देख लो क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा रहे हैं जितना मैंने करवाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर। ऑथेंटिक चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, एग्जाम की अपेक्षाकृत वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उपनिवेश शासन काल था, तो कौन थे जिन्होंने आर्थिक आलोचनाएं की थी? जैसे दादा भाई नेहरू ने आप देखोगे की थी, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, इन्होंने लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब थी जो इन्होंने लिखी थी। जी एस अयंगर, ठीक है, इन्होंने भी आप देखोगे। जो सी आर दत्त थे, इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इनकी किताब थी। तो इस तरीके से कई बुकें लिखी गई जिनके माध्यम से आप देखोगे इसमें तीनों ही बातें क्या हो जाती हैं, ठीक है, तीनों ही आर्थिक आलोचक थे। इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों बातें ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा के, मैं आपको दिखाऊंगा जब 2016 का पेपर आपके साथ में सोल्व करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगला, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स अवधि रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? किसकी? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स मतलब आर्थिक संभावना। वो आपको बता रहा है कि सर वैश्विक स्तर पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे इंडेक्स निकाले जाते हैं वैश्विक स्तर पर, उनको आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एशिया विकास बैंक ये तो निकाले गए नहीं, यूरोप पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, सर ये संभावना की बात करेगा डेवलपमेंट की बात करेगा? तो ये भी नहीं। यूएसए का फेडरल रिजर्व भी नहीं निकालता है। राइट आंसर है विश्व बैंक। इसको क्या निकालती है? वो बताती है कि कौन से देश में अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को ग्रोथ करने की संभावनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है क्वेश्चन है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात स्टेट ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 पॉइंट मतलब आधार बेसिस पॉइंट कम कर देता है। अब देखो जब आप देखो कि 50 जो बेसिस पॉइंट है अगर आरबीआई ने कम कर दी तो उससे क्या है, दो चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब मान लीजिए
जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है, जब आप 50 जो बेसिक पॉइंट है, अगर वो उसको इंक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे, तो उस स्थिति में क्या है, आपकी रेपो रेट दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो चाहता है कि मार्केट में पैसा ना रहे, वो मार्केट से पैसे को शक करना चाहता है। वैसे ही है रिवर्स रेपो रेट। अब इसका उल्टा हो जाती है सर, जैसे ही 50 बेसिस पॉइंट कम किए हैं तो उसने विस्तारवादी नीति को क्या करा है, कम कर देता है। तो क्या है, विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। विस्तारवादी नीति का मतलब है कि पैसा मार्केट के अंदर जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब इसी पर बात कर लेते हैं। तो भारत की जीडीपी विकास दर को प्रबलता से बढ़ेगी। देखो, विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु आपको पैसा मिलने वाला है। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपको बताऊंगा सर। तीसरा है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था नकदी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आ सकती है। नहीं सर, उसने कम किया है, जरा समझना। उसने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है महोदय, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं कि इससे बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो सकती है, नकदी लिक्विडिटी में कमी नहीं, वृद्धि होती है। इससे पहली बात तो क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि जब आपने 50 बेसिस पॉइंट अगर मान लीजिए कम किए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो बैंक हैं उनके पास में जो आप देखोगे मनी है, जो उनके पास में मनी है, तो वो मनी क्या हो गई, बढ़ गई। दैट्स इट, मनी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे ही मनी बढ़ गई, तो आप बता दो, जब मनी आपके पास में ठीक ठाक है, तो आप जो इंटरेस्ट रेट है, क्या वो आपकी बढ़ेगी या कम होगी, आप मुझे बता दो। निश्चित रूप से कम होगी। और जैसे ही कम होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। उधार देने की दर, जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के, जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, मैंने जब बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, अब आपसे बायोलॉजी का सेशन भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो भी आपसे चर्चा का विषय बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्विक रिवीजन में बहुत सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। बिल्कुल, आप देखोगे नैनो टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि 1 की पावर -10, 1 की पावर -10, यही नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब एक क्षण को इतना बारीकली काट दो कि वो नैनो पार्टिकल्स में बन जाए। ठीक है, आप देखते हैं ना PM10 पार्टिकुलेट मैटर, PM10 है, PM2.5 है, होता है कि नहीं, तो ध्यान में रखेंगे। तो पहली वाली बात क्या है, ठीक है। दूसरी बात, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार मतलब जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, दोनों बातें इसमें ठीक हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दे सकती है महोदय, ये शक्ति वाला जो वर्ड है ना, ये शक्ति वाला, इसको ध्यान में रखना। ये का संभव कर दिया गया, बिल्कुल संभव कर दिया गया है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। सर, एग्रीकल्चर जो मार्केट होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं और उनकी जो मार्केट की बात की गई है वो क्या है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो महोदय देखिए, पहली बात तो जो मार्केट है, जो बाजार है, जो मार्केट व्यवस्था है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो बाजार होता है ये स्टेट में आता है, किस में आता है, स्टेट इस चीज़ की बात करता है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बात करेगा। आइए इसी को ही हम देख लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 गलत। राज्यों के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति, सी। कृषि उत्पादन मतलब आप देखोगे श्रेणीकर एवं चिन्हित नहीं, खाद्य उत्पाद देखो, राज्यों के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, जो भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार की बात करता है, तो वो खास तौर पर किसके अधीन आता है, राज्यों के अधीन आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आइए, आपको चैनल कैसा लग रहा है, और आई होप आपको चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इस कंटेंट को एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जितना बड़ा आपका परिवार होगा इतनी सारी चीज़ें होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। राष्ट्रीय जलीय प्राणी, आपको बड़ा ही सा क्वेश्चन है सर, ये 2009 में आया था। जब इस पर मौत का संकट मंडरा रहा था,
तो भारत सरकार ने 2009 में इसको, ये गंगा में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा महोदय? गंगा में आपको मिलेगा। ये आपको गंगा जी में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? देखिए, खारे पानी का मगर नहीं सर, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी नहीं है खारे पानी का। ऑलिव रिडले टर्टल ये भी नहीं है, कुरमर भी नहीं है। गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमने घड़ियाल को क्या किया है? रखा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 26 की तरफ हम जा रहे हैं। आई होप आपको सेशन बहुत मजे का लग रहा है और सारी चीजें क्लियर आपको हो रही हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के साथ एंजॉय कीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, करों के अवंचन मतलब इवेंजन की वकालत की थी। पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा कहता है यह सर्वहारा वर्ग का अधिनियमित स्थापित करना चाहती थी। कि ये वाली बात इसको थी कि ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? गलत है। और पहला वाला भी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स? पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। पूछा है सही तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार आपसे करवा रहे हैं सर कथनों पर, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राज्यसभा में धन विधेयक या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल, देखो जो धन विधेयक है, अगर हम इसकी बात कर लें तो धन विधेयक लाया जाता है सरकार के द्वारा आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, इसमें इसकी चर्चा 110 में की गई है, मनी बिल जिसको हम कहते हैं। और स्टूडेंट्स इससे लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं मनी बिल से। मेरी तरफ से इसको आप एक सॉलिड बॉडी बना दीजिएगा इसकी, जितना हो सके आप मनी बिल को एक बार देख लीजिएगा, जितने भी बिगिनर एस्पिरेंट्स। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि राज्यसभा अनुदानों की मांग को मतदान नहीं कर सकती, ये भी बात ठीक है। राज्यसभा में वार्षिक वित्त विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है सर। विवरण पर चर्चा होती है परंतु ये चीजें नहीं कर सकती है। अब आपसे पूछा है सही, तो सही जहां पर आपका 3 है वो गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों बातें ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। देखो सर, देखो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अगर कवर नहीं हुई है तो हमारा चैनल जाइएगा, इसी पर आपको मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत अच्छे से मैंने कवर करवा रहा हूँ। देखो आपके लिए क्या है, आप पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही कर लो। उसके बाद आप देखोगे 1700, 1800, फिर 1833 पर आ जाओ, 1813 पर आ जाओ, 1853 पर आ जाओ, 1858 पे आ जाओ, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद आप सीधे आइएगा 1905, उसके बाद 1909 पर आइएगा, फिर उसके बाद 1919 पर आइएगा, फिर उसके बाद 1935 पर आइएगा। स्टूडेंट्स मैं वो डेट आपको बता रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया, देखो 1919 में न्यायपालिका एवं विधायक, मतलब आप देखोगे लेजिस्लेचर और के बीच में शक्ति का पृथककरण, केंद्र में प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत की सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता के बारे में इसको एक डिटेल देनी थी, जो कि आपके लिए बड़ा ही उपयोगी और मुद्दा साबित होता है। अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, आप हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने इसलिए नहीं छोटा किया है ताकि आपको जिस क्वेश्चन पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो सके और अच्छे से ऑडिबल हो सके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 आप देखोगे इंडस्ट्रियल वर्कर निकालता है? भारतीय रिजर्व बैंक? नहीं सर। आरबीआई से क्या मतलब है इस चीज़ का? आर्थिक कार्य विभाग, DPIIT का कोई मतलब नहीं है। श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो निकालता है सर, आप देखोगे CPI कंज्यूमर प्राइस पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये कॉम्बिनेशन पर आप कहीं ना कहीं इसको लागू किया गया है। तो श्रम ब्यूरो जो कि 1986 और 7 के बीच के समथिंग इसकी डेट है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरी तरफ से क्लिक कर देगा और सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण सूचकांक मतलब पार्टिकुलर डिटेक्टर मतलब एक तरीके से आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ पर आया है ये आइस क्यूब? आइस क्यूब आया है आपका दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चलिए, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक ही घन किलोमीटर घेरने वाला न्यूट्रॉनिक सूचकांक न्यूट्रिनो रिएक्टर के रूप में जाना जाता है, सही है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी एक शक्तिशाली पनडुब्बी है। सर ऐसा तो नहीं है कि ये डार्क मैटर के लिए पनडुब्बी बनाई दी गई है हमने। यह बर्फ की गहराई में दबा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो देखो अगर हम देखिए कौन सा सही है और इस सही की बात कर लें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला वाला क्या है आपका गलत था और यही पूछ रहा है सही। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फिजिक्शनरी मैनर्स और पीस क्लोज शब्द का प्राय समाचारों में किसके मामले में रहता है? मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को लेकर के ये मुद्दा है। ऑप्शन नंबर 1 खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। जलवायु परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा या विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र आप देखोगे पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर है ये आप देखोगे WTO में उठने वाला मुद्दा, ठीक है, खासतौर पर विश्व व्यापार संगठन में ये रखा गया है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर, निकट क्षेत्र आप देखोगे संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या है? यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। कि ये वाली बात ठीक है कि ऐसी चीज़ों को लेकर के ये उठाएगा या नहीं? NFC उन उक्तियों मतलब आप देखोगे डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण आप देखोगे स्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें इसके राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर 32 का आप देखोगे केवल 1 और 3 ठीक है, दूसरा वाला इसमें क्या है गलत हो जाता है, पहला वाला ठीक है और तीसरा ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर, गोलन हॉट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो आपको बताना है सर किससे आता है? मध्य एशिया से, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से, दक्षिण पूर्व एशिया से या मध्य अफ्रीका से? राइट आंसर है मिडिल ईस्ट पूर्व के क्षेत्र से आप देखोगे गोलन हाई का रीजन है। ये जो गोलन हाई आपको दिख रही है ना, ये इजराइल और उसके साथ साथ आप देखोगे फिलिस्तीन के बीच में ये होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आप देखोगे मिडिल ईस्ट के रूप में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, रुपए की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य? देखो अगर आपका रुपया आप देखोगे डिप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन नहीं डिप्रिसिएशन, घाटे का बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके कई ऐसे शिकारी मानव आपको देखने के लिए मिलेंगे। रुपए की परिवर्तनशीलता क्वेश्चन पूछा है सर, ठीक है। चलिए पूछ लिए हैं तो कोई नहीं,
रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना, नहीं सर, सोने की बात नहीं है। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करना, रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए की परिवर्तन में स्वतंत्र रूप से क्या करना है, अनुज्ञा प्रदान करनी है। आप मेरा भी ले लीजिए और मैं आपका चैनल। भारत में मुद्राओं के विकास, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या हम कर लिए हैं, 34 कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग में दे रखे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और वर्तमान क्षेत्र, जैसे चंपक है, दुर्ग है, क्रूल है। अब देखो अगर हम बात कर लें कि सर आपका चंपक कहाँ पर है, तो चंपक ये मध्य भारत में नहीं है, पहली बात तो ये गलत है। पहली बात तो चंपक आप देखोगे मध्य भारत में नहीं है। कुलूत ये मालाबार में नहीं है। बचे एक दुर्ग, और दुर्ग आप कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब ये देखा है कि उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखिए, बंसधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। पेन्नार तो होगी नहीं, जहां चार होगा उसको कट कर दीजिए। अब विषय उठता है कि सर आपकी दो ठीक है, इंद्रावती, लेकिन वंशधारा, वंशधारा किसकी है सर, वंशधारा, वंशधारा भारत की नहीं है और प्राणहिता भी भारत की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 और 3 इसमें आंसर आएंगे। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट, मतलब आप देखोगे रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति अब पारित कर देंगे। देखिए कौन पारित करेंगे, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, या फिर आप देखोगे सदनों का पूर्ण बहुमत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई आइलैंड की बात हो रही होगी, जैसे अगर हम देखें ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर इसको जोड़ने का कई तरीके से काम किया गया है मैंग्रोव के लो करके, ठीक है। तो इसके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन हो सकते हैं, सदापर्णी वन हो सकते हैं, पर्णपाती वन, तो कहाँ पर है, ये आपको अंडमान और द्वीप समूह निकोबार वाले क्षेत्र में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से विजुअल और ऑडिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 38वां। 39वां क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। ये आपसे पूछ रहे हैं सर बुद्ध के जीवन से किसका संबंध था, ठीक है। आइए देख लेते हैं। आपको पता है कि बुद्ध का जीवन कब हुआ था, 500, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे बुद्ध का जीवन कब हुआ था, 558 में कब हुआ था, 558 ईस्वी में कब हुआ था बताइए, ठीक है। तो आपको कमेंट्स में बताना है बुद्ध की, ठीक है। बुद्ध को आप देखिए, मोस्ट है सर बुद्धिज्म और जैनिज्म, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से चाहे वो कान को ऐसे घुमा के पकड़ ले, पीछे से घुमा के पकड़ ले, ऊपर से घुमा के पकड़ ले सिर के, ठीक है, तो पकड़ता है ऐसे ही है। बुद्धिज्म जैनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, लगातार बने भी हैं और बनने की संभावनाएं कंटिन्यू रहेंगी। आइए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। अवंती सर, देखिए उस समय अवंती नाम का कोई तत्व नहीं था जिस समय बुद्ध थे, तो पहला वाला तो गलत है, पहला वाला गलत है, सी गलत हो गया और ए गलत हो गया। इसमें तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन गंधार नहीं था उस समय, मगध था। मगध और कौशल दोनों थे, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन मगध और गंधार थे, अवंती उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या है। तो बुद्ध को लेकर के आपको, ठीक है,
आवश्यक रूप से। हालांकि मैंने अभी इसकी क्लासेस नहीं करवाई है आपको, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही समय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वहा करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? किससे सर? ओजोन क्षरण की बात करता है। एक तो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन इससे रिलेटेड है? जी सर नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है आप देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपको 1986 का है। कब का है? 1986 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद में नगोया प्रोटोकॉल है। ये सब क्लाइमेट से चेंजेस है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल भी है, लेकिन आप देखोगे जो इसमें स्पेसिफिक रूप से रखा गया है वो आपका ओजोन क्षरण के अवयव से। और ओजोन क्षरण कहाँ पर पाई जाती है ये भी आपको पता है, कहाँ पर मिलती है ओजोन क्षरण? आपको कहाँ पर मिलेगी? ये समताप मंडल वाले क्षेत्र में मिलेगी। जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है आप देखोगे मेसोस्फीयर वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला है और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे ऐसे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, मतलब जब बाबर भारत आया था बाबर, तो उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी? आपसे ओवरऑल ये क्वेश्चन पूछा गया। आप क्या क्या पढ़े होंगे, क्या क्या नहीं पढ़े होंगे मेडिवल हिस्ट्री में, बट आपसे क्वेश्चन बाबर पे पूछा है। और बाबर पे भी क्या पूछा है, जरा इसको देखिएगा। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, ये गलत है सर। बाबर से पहले भी भारत के उपमहाद्वीप में बारूद के असले गोले की शुरुआत हो चुकी थी और वो छोड़े जाते थे, युद्धों में उनका उपयोग किया जाता था। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई थी, ये पहले हो गई थी। इस क्षेत्र में तैमूर जो राजवंश था उसकी स्थापना हुई थी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तैमूर राजवंश की स्थापना हुई थी और यही आपसे पूछा है, ठीक है। 41 में का आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। केवल इसमें स्टेटमेंट तीसरा वाला ठीक है कि एक तैमूर वंश की स्थापना बाबर के शासनकाल में हो गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर तो गया इधर। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे हैं सर। नीति आयोग, देखो नीति आयोग जो बना था ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना। योजना आयोग 1952 में बना था और नीति आयोग सॉरी थोड़ी गले में मेरे प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्योंकि कई क्लास मुझे लेनी होती है तो इसलिए, और सेल्फ ही पढ़ना होता है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है गले में। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। कि जो योजना आयोग है ये नीति आयोग आप देखोगे योजना आयोग के स्थान पे बना था। योजना आयोग 1952 में बना था, ठीक है, जब प्रथम सरकार बन गई थी 51 में। और जो आपका नीति आयोग है ये 2015 में, ठीक है, तत्कालीन सरकार बीजेपी सरकार इसको बनाई थी। 1 जनवरी से इसको लागू किया गया था। आइए देख लेते हैं किसके स्थान पर थिंक टैंक्स के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ए मानवाधिकार आयोग, बी वित्त आयोग, सी विधि आयोग, डी योजना आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट में आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन, देखो रियो 20 का मतलब क्या है जरा आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1900 आप देखोगे 90 में एक समिट हुआ था जिसको अर्थ समिट कहते हैं और इसको रियो समिट भी कहते हैं। इट्स क्लियर ये नो, इसको रियो समिट भी कहते हैं और अर्थ समिट। 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था, 92 में हुआ था आई थिंक, मुझे लगता है 1992 में हुआ था ना। हाँ 1992 में हुआ था समथिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, 1990-92 में ही हुआ था, ठीक है। तो अर्थ समिट हुआ था, थोड़ा मुद्दे पाइए। तो इसमें रखा गया कि हर साल अब मीटिंग होगी। अब हर साल मीटिंग होगी तो आप देखोगे 20 साल जब से रियो सम्मेलन से, यही क्वेश्चन है बस। ये धारणीय विकास आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन का एक मंत्री वर्गीय आप देखोगे मिनिस्ट्रियल बैठक होती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटरनल गवर्नमेंट्स आप देखोगे गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है।
यह जैव विविधता कन्वेंशन के सदस्य देशों का एक सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है जिसको रियो 20 के रूप में माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। देखो भाई, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। ये आपके जो है ये आप देखोगे प्रेसिडेंट्स में होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को तो कट कर दिए। जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी शक्ति आपकी होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन आप देखोगे अध्यक्ष होता है। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो देखो ना ही तो ये सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ना ही इसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ठीक है, इसके लिए अलग से आप देखोगे जो सिविल सेवा के यूपीएससी के सचिव होते हैं वो सब आते हैं इसमें बोर्ड में। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थोड़ा मूव स्पीड से थोड़ा बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास आपको हो जाएगी। लेकिन सर क्लास लंबी हो जाएगी उसकी चिंता ना करें, बट ये देखें कि समझाया कैसे है और चीज़ें हमने कितनी कवर करी हैं कितनी नहीं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा एक ही क्लास में। गोल्डीलॉक जोन शब्द निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा गया? ये करंट अफेयर्स है, करेक्ट आंसर आप इसको बता देंगे। गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है, एक ऐसा शोर मंडल में पाए जाने वाला एक ऐसा एरिया है जहां पर अनुमान है कि वहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, जो पृथ्वी के जैसा एक रीजन हो सकता है। ऐसी बात गोल्डीलॉक जोन के बारे में हो रही है। और ये न्यूज़ आप देखोगे 2014-15 में आई थी, उसके बाद कंटिन्यू है, ये भी पता होना चाहिए। इन सब के अलावा आप देखोगे ये 2023 और 24 में भी इसकी चर्चा आई है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोल्डीलॉक जोन क्या है आइए देख लेते हैं। भूपृष्ठ के ऊपर आप देखोगे वायु योग्य मंडल सीमाएं, पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर कब से हो गया? वहाँ अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह खोजा गया है, ये वाली बात एकदम क्या हो जाती है? सही हो जाती है। मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों, मतलब एक तरीके से मिटीओराइटिस की खोज है। नहीं सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। एक देखोगे एक्सटर्नल जो अंतरिक्ष है आपका, ठीक है, उसमें पाए जाने वाला जो पृथ्वी के जैसा एक ग्रह है उसकी खोजा गया है, नासा के द्वारा सबसे पहले इसको देखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब इसको खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? देखो, जब 1930 में महात्मा गांधी जी बापू जब दांडी यात्रा उन्होंने करी थी तो नमक कानून की बात करी थी और नमक को ही चुना क्योंकि वो जन सामान्य से जुड़ा हुआ था, उसने एक अपना इतिहास है। ठीक है, वो मैं हिस्ट्री वाली क्लास में आपसे चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो तंजौर के तट पर एक अभियान था। ऑप्शन नंबर ए वी ओ चिदम्पल्ले, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, सी के काम राज, ऑप्शन नंबर डी एनिवेशन। देखो, ना ही तो ये है ना ही ये है, बी और मतलब डी और सी नहीं है। और अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो राइट आंसर आप देखोगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण तक समस्त भूमि उस देवता की है? अब देखो ये बात किसने करी थी, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार 2023 में क्वेश्चन पूछा, सॉरी 24 में क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस ने, बिल्कुल यहीं से सेम। तो समझते हैं, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, लेकिन कब? 2015-16 के बाद। दैट्स इट। एक बार और, अब तक लगभग यहाँ से क्वेश्चन 3 बार आ चुका है इस वाले टॉपिक से, और इतना हॉट टॉपिक है तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे से तैयार हो। अमोघ वर्मन प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, या फिर आप देखोगे प्रताप रुद्र प्रथम के रूप में इसको जाना जाता है, तो आप हरिहर प्रथम के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। ओके, विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। देखो थोड़ा सा जरा समझना, यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट है, एक सिचुएशन है। जो पहली, देखो इन्होंने पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, नहीं सर, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, जो वुमेन आप देखोगे चेयर पर्सन थी, वो कौन थी?
वो आप देखोगे एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, ना कि कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो पहला गलत हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ठीक हो जाएगा कि भारतीय पहली कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि भारतीय राष्ट्रीय, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बात इज द करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। अब आंसर के ऊपर चलते हैं, चलिए आंसर क्या है? आंसर केवल इसमें बी ठीक होगा, केवल दो। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी कथन सही है? क्लाइमेट फंड, कैसा फंड? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। यह विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। क्या ऐसी बात है? जो आपकी हरित जलवायु निधि है, UNDP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। अब अगर आप देखोगे क्या ये वाली बात ठीक है? नहीं सर, इसको विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित नहीं किया है। पहली बात OECD में नहीं है, ठीक है। UNEP से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आप देखोगे इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका पहली बात तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए सही पूछा आपसे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया? देखो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है ये खास तौर पर आप देखोगे शांति के लिए आता है। किसके लिए महोदय? शांति के लिए आता है और ये स्पेस में दिए जाने वाला एक पुरस्कारों में से जाना जाता है, ठीक है। चलिए भाभा परमाणु संयंत्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, आप देखोगे इसरो को ये दिया गया था। ISRO, इंडियन रिसर्च, ठीक है। आप देखोगे इसको ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश वाला है सर। हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक और आपको गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप हिंदी में खूब कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में आपको नहीं आता है, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको क्वालिफाई भी पेपर करना है। दूसरी बात, आप जब क्वेश्चन को पढ़ें और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इंग्लिश का शब्द देख लें, क्योंकि आपने तैयारी की होती है तो आपके माइंड कॉन्शियस में ऐसे वर्ड आपके पड़े हुए होते हैं, तो वो काम करते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। तीसरा कहता है कि इसने ICS, इंडियन सिविल सर्विस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। पूछ रहे हैं सही, क्या पूछ रहे हैं आपसे? सही पूछ रहे हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार करने से इसका कोई मतलब नहीं था। ICS के अधिकारियों के लिए भारतीयों की जो बात की गई है अगर हम देखें तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं था। तो मैं कहूँ आपसे कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देखिए ये नेशनल पार्क से रिलेटेड करके क्या है सर? आपका सेकंड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अभी लेबुल लामजो नेशनल पार्क है, ठीक है, उसकी मैंने बात की थी। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित हो सकती है? तो ऐसा कौन सा है सर? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी, ठीक है, नेशनल पार्क। उसके साथ साथ आप देखोगे नेवचारा वैली नेशनल पार्क या फिर नामदफा नेशनल पार्क। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामदफा नेशनल पार्क। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये पूछ रहे हैं। गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिसरण है एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये आपसे पूछा है एमनेस्टी।
विश्व व्यापारी मानव अधिकार आंदोलन है। उसके साथ साथ आप देखोगे अति निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभियान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे 53 में राइट आंसर बी हो जाएगा कि विश्वव्यापी मानव अधिकारों के आंदोलन की बात करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। देखिए क्या है, भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सबसे पहले निर्माण किया गया? सबसे पहले निर्माण किस चीज का हुआ उसके बारे में। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शेलकृत हाथी गुम्फा अभिलेख, महाबलीपुरम स्थित शेलकरी की स्मारक, उदयगिरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धौली स्थित आप देखोगे शेलकृत हाथी जो गुम्फा है, जो हाथी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे कम करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर ले सकते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व है? किसके सर? सामंती व्यवस्था के। अत्यंत सशक्त केंद्र, राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, सामंत व्यवस्था। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधिकारिक आप देखोगे प्रशासनिक जो प्रशासनिक संरचना का उदय, सम्मानतः तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास के संबंध का बनना, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर के बारे में। तो इसमें पहला वाला क्या है आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, आइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट आप देखोगे लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके साथ साथ आप देखोगे विश्व बैंक। तो इसको कौन करता है सर? विश्व बैंक इस चीज को देखने का काम करता है, विश्व बैंक। ठीक है, ये आपके लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, निम्नलिखित में से किसका या किन का सदस्य है? कौन? भारत। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट आप देखोगे इन एशिया समिट। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एशिया ईस्ट समिट की बात करें। तो पहला वाला गलत है इसमें। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट में ठीक है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, इसमें भी कोई दो आग्रह नहीं है। नेक्स्ट, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? देखो, आयात हम किसका करते हैं सर? क्या सोरा का करेंगे? सेल फॉरेस्ट आप देखोगे रॉक फॉरेस्ट है, काकोरी को जो कोकिंग कोल है, या फिर उपयुक्त सभी को करेंगे? नहीं सर, हम उपयुक्त सभी को नहीं करेंगे, हमें मुद्दे रहेगा आपका काकोरी कोकिंग कोल के बारे में। ठीक है, किसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। ठीक है, कोकरी कोकिंग कोयला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, आयात हम इसकी करते हैं। भारत के संविधान, अब देखिए संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया है सर, बड़ा ही अच्छा लगता है संविधान से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस में किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण, राज्यों के बीच में सीमाओं का निर्धारण। देखो कहाँ से सीमा पीमा आ गई यहाँ पे। पंचायतों की शक्तियों के प्रावधान में नहीं सर, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर ए ही इसमें आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए भी सोच लिया गया है सरकार के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन, संघ की सरकार आप देखोगे यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार, देख लो जरा शब्द यहाँ पे, संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और हम क्या देते हैं? केंद्र क्या देते हैं? ठीक है, हम केंद्र बता देते हैं, जबकि गलत है, केंद्र शब्द का शब्द नहीं है यहाँ पर,
संघ की सरकार का शब्द क्या गया? यूनियन गवर्नमेंट। राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी। देखो राजस्व विभाग का मतलब इसमें नहीं है, राजस्व विभाग कभी भी आप देखोगे संसद में बजट थोड़ा ही नहीं तैयार करेगा, राजस्व विभाग वो थोड़ा ही नहीं करता, इसका कोई उद्देश्य नहीं। भारत की संसद के प्राधिकरण आप देखोगे अथोराइजेशन के बिना कोई धन, ठीक है, भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। और अगर हम देखें अभी और स्टेटमेंट है एक और इसके नीचे, लोक लेखा के लिए किए जाने वाले सभी वितरण आप देखोगे डिस्बर्समेंट्स के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और तीसरा, और आप देखोगे पहला गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, मतलब आप देखोगे कस्टोडियन है? सर एक ही संस्था है जो कस्टोडियन है। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का सचिवालय, डी भारत का आप देखोगे उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी कुछ बच्चे आप देखोगे राष्ट्रपति लगा देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही ये राइट्स दिया गया है संविधान के द्वारा कि वो रिव्यू कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेरी क्या है? देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, मतलब किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। पूछ रहे हैं कि महोदय सही बताना है आपको। ये इसमें सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, और जैसे ही ये हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आप देखोगे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, मिलते हैं आपसे। देखिए सर ये कह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन हुआ? खाद्य आप देखोगे सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2014, भारत के भौगोलिक उपवर्धन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं प्रमोशन एक्ट के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये पूछा है इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के रूप में रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति कहाँ से आप यूज कर सकते हैं? फुलबुली पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेकोंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक देश प्रतिभागी नहीं है? ये पूछ रहा है प्रतिभागी नहीं है। आइए देख लेते हैं। मेकोंग गंगा सहयोग कौन कौन सा नहीं है? बांग्लादेश है इसमें, कंबोडिया, चीन नहीं है इसमें, थाईलैंड। देखो पहली बात तो चाइना को हटा दो, पहली मेथड लगाना है आपको, पहले मेथड को हटा लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक है हम उसकी धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपको ना दूसरा पसंद है ना लड़का पहला पसंद है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समाचारों में प्राय आने वाला आप देखोगे वेशल नंबर जो 3 है, समझौता सरल शब्दों में क्या है? जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए भी राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ये वाली बात भी ठीक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन के आप देखोगे उन्नत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष आप देखोगे पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में बहने वाली हवाओं को पछुआ पवने वेस्टेज विंड कहते हैं। बिल्कुल वो पछुआ पवने होती हैं। ये वाली बात क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। भारत के उत्तर दक्षिण क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु राशियों को आप देखोगे मॉइस्ट एयर
मैसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। नहीं सर, ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला गलत है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। क्षेत्रीय सहयोग 67 क्वेश्चन है। क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में हिंद महासागर में रिम संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन IOR या फिर ARC के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अत्यंत आप देखोगे हाल ही में समुद्र डकैती की संभावना या फिर घटना और तेल आप देखोगे और तेल अधिप्लावन आयल स्पिल्स की दुर्घटना के विशेषज्ञों की भी कहीं ना कहीं नींव गंवा दी थी। यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल आप देखोगे समुद्री कछुओं के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल समुद्री कछुओं के लिए है। अब जब केवल का शब्द का आप यूज कर लिए हैं तो आंसर 67 का आप देखोगे डी आपको मारना ही पड़ेगा। आपको नहीं पता है बट संभावना आपकी बनती है तो आप इसका राइट आंसर डी मारिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये एक तरीके से सामान्य अवज्ञा आंदोलन, स्वदेश आंदोलन के रूप में जाना गया। भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय का था तो इसका उद्देश्य भी वही था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसको आप देखोगे इनको सही से करने। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करते हैं। तो ये खास तौर पर आप देखोगे जलधारा के आर पार ढूंढने का रोक लग रहा है। ये सब कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा सर हिमाचल प्रदेश, मेघालय वाले रीजन में आपको ऐसे वन मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों और समुद्रों में कहीं ना कहीं ज्वार भाटाएं किसके यकीन के कारण होता है या होते हैं? अब देखो इसमें भी ऑप्शन देखे रखे हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का केंद्र। तो इसमें सारे फैक्टर आप देखो कि होते हैं। क्या होते हैं? सारे फैक्टर इसके आपको देखने के लिए होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और आंखें बंद करो, इसको एक फेरे में ही क्या करना है, कंज्यूम कर लेना है। मतलब ऐसा नहीं है शाम तक चलेगा या कल तक चलेगा, नहीं, एक फेरा मतलब अभी फिनिश कर दो और उसके बाद में फिर चीज़ें करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा। आपने अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लीजिएगा और दोस्तों को बता दीजिएगा कि वहाँ पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिल रही है। विद गाइडेंस के साथ में आपको ये गाइड भी मैं कर रहा हूँ कि कैसे कैसे किस तरीके से। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS इंडियन रीजनल सैटेलाइट्स उपग्रहों का प्रयोग किया जा सकता है? अब देखिए कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। फसल की उपज का आकलन करने में आप कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कितना उत्पाद हुआ। भूम जल ग्राउंड वाटर के संसाधनों का, खनिज अन्वेषण का, दूर संचार और यातायात के साधनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूर संचार कम्युनिकेशन में, लेकिन यातायात में इसका नहीं होता है। आइए देख लेते हैं। 5 हटा दीजिए सर और बाकी का आपको कर लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है, चौथा आपका सही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। किस पर सर? राज्यों पर। ये क्या कह रहे हैं? राज्य क्या कह रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं? देखो आर्द्र पर्णपाती वन की बात यहाँ पर की गई है सर। ठीक है, एक है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऊपर पड़ेगा तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा सर। 1 और 3 जहाँ भी होगा आ जाइए सामने, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला पद आप देखोगे
इड आर्क, क्या बोलते हैं, इंड आर्क का नाम क्या है? देशित रूप से विकसित भारतीय रक्षा डिफेंस आदि प्रति रडार है। यह हिंद महासागर में रिम देशों को कहीं न कहीं सेवा प्रदान करने हेतु भारत के उपग्रह है। भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में कहीं न कहीं स्थापित एक वैज्ञानिक या आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत के अंतरजालीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी पर भी निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं, अगला क्वेश्चन इधर देख लीजिएगा। आप देखोगे कार्बन वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट, आप देखोगे कार्बन पार्टिसिपेशन के रूप में इसको रखा गया है। आइए, यह सरकार द्वारा व्यवसायों, नागरिक समाज और मोदी जनों डिफेंसिस्ट पीपल्स की एक, आप देखोगे, वैश्विक भागीदारी रखी गई है। तो अगर हम इसकी बात कर लें, आप देखो ऐसे मोटे ताजी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे मोटे ताजी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, केवल आप उसके आंसर पर जाइएगा और उसका आंसर निकाल लीजिएगा। और जैसे ही आपको दिख रहा है ना हालत, तो आपको इसको सी बोलेंगे, मतलब दूसरा नहीं चाहिए और आपका पहला और तीसरा चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है इधर ही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकली लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस मिल गया है? अब देखो, अभी हाल ही में भी मिला है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में भी मिला है, तो उसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर ए, घड़िया, आप देखोगे इसमें रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए सर, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, आप देखोगे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथनों पर कौन से कथन सही हैं या हैं? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन के द्वारा शुरू हुई है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, आप देखोगे इसको चीज को रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा और पहला इसमें ठीक हो जाएगा और लास्ट का भी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, आप देखो दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? कहाँ तक? भूमध्य सागर तक नहीं फैला। तो सर जॉर्डन है, सीरिया की लगती है, लेबनान है, इजराइल है, लेकिन जॉर्डन वो है जिसकी सीमा नहीं लगती है किससे सर? ओशन से। ठीक है, चलिए, भूमध्य सागर से नहीं लगती। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय में से किस एक वन प्रारूप, आप देखोगे प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष के रूप में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियाँ। ठीक है, क्या है सर? उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ जो हैं वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। घास युक्त स्थल शोषण शीतोष्ण, आप देखोगे रखा गया है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्राय समाचारों में देखी जाने वाली विजिंग घोषणा और आप देखोगे कराई ईव मंच विलिंचिंग, आप देखोगे डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर एक्शन, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो आप बीजिंग घोषणा पत्र थी और उसको लेकर के आप एक्टिव हुए और कुछ बना करके भी लेकर के आए थे, बट सुनिएगा क्या है। इसमें महिला सशक्तिकरण हेतु एक पर्यायवाची, आप देखो, कार्यसूची युक्त के रूप में भी राष्ट्र द्वारा आयोजित और विश्व सम्मेलन में किया गया आयोजन, वहाँ पर भी आपको करना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह आप देखोगे समुद्र मंद पवन के साथ साफ और उजली होता हुआ, जैसे जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता चला जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है। तो ये कई रीजन है इसके क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या किसका वर्णन किया गया है? तो ये जो वर्णन आप देखोगे कौन सी ग्रासलैंड का आपने वर्णन किया है, किस ऐसी देशी दवाई का आपके मैथ साहब वर्णन कर रहे हैं, तो विषुवत के अनुकूल इसमें रखा गया है। अगला
अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं था, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 ना। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक, क्या कह रहे हैं कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। कि सर ऐसा है कि उसकी वृद्धि दर लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती रही है, तो ये वाली बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए के सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा है, ये वाली बात क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए उपलब्ध था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सही, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, सही आपसे पूछे हैं, ठीक है। देखिए, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक हो, बड़ी हो सकती नहीं, 1/3 इसको रखा गया है, या 2/3 है, 2/3, जो तेरे लिए बलियान को कहीं ना कहीं उसने कहा था कि सारी चीज़। आइए देख लेते हैं इसको लेकर के, कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आप देखोगे आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किससे, आधे से अधिक बड़ी नहीं, ये आधे से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें क्या बता रहा था मैं आपको, 2/3 की बात कर रहा था। कुछ शब्द मुझसे एक यहाँ पर बोला गया इनर को लेकर के, ठीक है, मुश्किल है, माफ़ी चाहता हूँ, जबान पे नहीं चढ़ा था, वो थोड़ा अलग हो गया। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामित करता है। देखो, विधान, अब उसमें से उसका चुनाव होगा, ये क्यों करेगा सर ऐसा, ठीक है, तो ये भी गलत है, पहला और सेकंड वाला भी गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें क्या हो जाती हैं आपकी, गलत हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं, फास्ट वे में चल रहे हैं तो थोड़ा सा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें कहा गया है। भारतीय प्रस्तावना में इस बात को रखा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो संविधान का भाग है स्वतंत्र रूप से अन्य भागों से स्पष्ट। और मैंने ये करवा दी है, प्रेम्बल नहीं पढ़ी है तो क्लास आपको पॉलिटी की मिल जाएगी, लगभग कवर है, पॉलिटी की 1-2 क्लास पेंडिंग में है, वो डल जाएंगी आपको, और उसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम रूप से, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का ऑर्गेनिज्म होता है। पृथ्वी पर वह भाग जिसमें सजीवों नहीं, जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की जीविका के उदाहरण के रूप में बात करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जीवों के ऑर्गेनिज्म, किसकी, जीवों के ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे हैं, तो ये भी एक चीज के रूप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था, विकास में जन भागीदारी को आगे लेकर के आना, सही बात है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, वित्तीय फाइनेंशियल, आप देखोगे मोबिलिटाइजेशन के रूप में इसको रखा गया है। तो लगभग चारों बातें ठीक हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, डी इसका आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पंचायत से अगला क्वेश्चन इधर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पेशेंट बना कर रखिएगा, 86वां क्वेश्चन है, और 2-4 आपके क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में। बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, रेपो, ऑपरेशन मार्केट, लोक ऋण, पब्लिक डिबेट और लोक, कौन सा मौद्रिक नीति का या के घटक हैं। तो दो चीज़ें आपको है, एक तो बैंक रेट है और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, एक और दो आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन्फ्लेशन पूछा है सर, और बड़ी इन्फ्लेशन थी, ठीक ठाक, 2000 आप देखोगे 21 में, किसमें, 2021 में, और उसके साथ साथ आप देखोगे अन्य क्षेत्रों में भी इस चीज़ को रखा गया। तो जब भी ये चर्चाओं में रहा था, ठीक है, मुद्रास्फीति को लेकर के, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निबंधों में से कौन सा कथन सही है। इस पीछे का मतलब होता है कि यदि वस्तु की फेस वैल्यू बढ़ जाए रुपए की फेस वैल्यू से, तो उसको हम कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायी है, नहीं, केवल रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, गलत।
घटा हुआ मुद्रा परिचालन आप देखोगे मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा आप देखोगे परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो अब देखोगे आपको अगर हम बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यह है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चीन है, फ्रांस है, भारत। देखो उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के प्रसार अप्रसार विषय संधि ट्रीटी ऑन द न्यून प्रोफेशनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जिससे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन एप्रोफिलिएशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है की मान्यता के अनुसार परमाणु सशस्त्र और उसके साथ साथ न्यूक्लियर के क्षेत्र में रखे गए। अब यही आपसे पूछे हैं सर कैसे, ये है आपसे फ्रांस आएगा पहले, कौन सा आएगा, ठीक है, ये आपको पता होना। तो पहले का पहले ही आ जाएगा, फिर फ्रांस दूसरे पे आ जाएगा और बाकी के सब उल्टे सीधे आपको आंसर की दे दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे 88 है, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ए आपने ही इसको बोला है। ठीक है, क्या है आंसर नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर है और ए ही आपने इसको बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तावित होता है कहाँ। तो ये होता है राज्य के नीति के निर्देशक नीति आयोग में भी है, मूल अधिकार में भी और यहाँ पर भी। लेकिन आप देखोगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे आपको साफ साफ कहा गया है। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग किया जाता है। पहले लकड़ी के हल चलते थे, अब कैसे हो गए, लोहे की खपड़ाल वाले नल आपको देखने के लिए मिलेंगे। श्रम बढ़ाने वाली लागत के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की प्रगति है, पूंजी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है, पूंजी घटाने वाली टेक्नोलॉजी है। इन सब के अलावा आप देखोगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखो क्या है 90। तो 90 पे ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इज द करेक्ट आंसर है कि पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति के रूप में कर रही है। तो इसको हम दोनों को कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वैसे खूबसूरत कौन सा है इसमें, तो आप देखोगे पूंजी बढ़ाने वाली महिला, ठीक है, ये बड़ा ही होता है। भारत में संसदीय प्राणी की सरकार क्यों है। देखो संसदीय प्राणी की सरकार जहाँ पर संसद एक सर्वोसर्वा के रूप में भी जानी जाती है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत होती है, ये बात ठीक है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये गलत है। ठीक है, अब 91 की बात कर लेते हैं। 91 में क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के किसी भी उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी अब नहीं है, आप सेव करके चलाओ, बस पकड़े मत जाओ पुलिस की। चलिए अगर हम देखें तो HINI विषाणु का प्रसार खासतौर पर प्राय समाचारों में खासतौर पर निम्नलिखित में से किस एक भारी के आप देखो किस बीमारी के संदर्भ में, देखो HINI H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित है। तो सर कब होता है ये या तो होगा एड्स के समय या होगा विलू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर दिलवा देंगे। नेक्स्ट, भारत में रेल आप देखोगे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव आप देखोगे शौचालय वगैरह वगैरह चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों इसमें बायो टॉयलेट्स के रूप में वो एकत्रित होती रहती है, तो उस कथन पर विचार कीजिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन, फंगल सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ों के ऊपर रखा गया। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी इसका सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है, चलिए कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आप देखोगे नकदी लिमिटेड की समस्या निम्नलिखित में से किसकी है। अब ये जो लिमिटेड की समस्या है सर, भारत सरकार के पास ऐसा नहीं है कलेक्शन नहीं आ रहा, आप कलेक्शन भरपूर आ रहा है तो आपकी बनती है। वस्तुओं पर आप देखोगे वस्तु और सेवाओं पर कितनी लगाना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे
बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तेरे पे लगा है और किसी पे नहीं लगा है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फ्यूल सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 95। मैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को अवॉइड करता हूँ ताकि आप, इसका राइट आंसर है ए, मतलब इसका राइट आंसर है ए। ए मतलब आप देखोगे 195। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है सर, तो क्या कह रहे थे सर, हम कह रहे थे फ्यूल नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, तो दिखाओगे तो सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी बेस्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। और इससे छोटे करवा लिए तो आप फिर धाकड़ लगोगे। आइए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्रामीण, आप देखोगे सीड विलेज कॉम्प्लेक्स के रूप में उद्देशिका का सर्वोत्तम वर्णन था। सर ऐसा क्यों था, क्यों वो बीज वगैरह दे रही थी किसानों को, ऐसी कौन सी उन पे आपदा के समय या फिर कोई इमरजेंसी के समय ऐसा कुछ करती है, तो इस समय तो नहीं बनना चाहिए। तो यही इसमें पूछा गया था और यही हमें बतानी है। तो ये आप देखोगे किसानों को गुणवत्ता बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उसके या फिर उनके द्वारा दूसरों को स्वास्थ्य एवं तथा आप देखो रिसर्च वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने देने के लिए काम करेगा और ऐसे दूरी में भी समुच्चय के रूप में भी काम करेगा। गुणात्मक युक्त एक इसका इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट, वर्ष आप देखोगे प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है और घाटे को कम करने के लिए कथनों पर विचार कीजिए या दबाइए। राजस्व व्यय की बात कर लेते हैं, नई कल्याणकारी योजनाओं की बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे उत्पादन सब्सिडी का युक्त करना जानते हैं, उद्योगों का विस्तार, इन सब के अलावा नीचे दिए गए प्रयोग करना है आपको। आइए प्रयोग करेंगे, देखिए जरा इसको। तो कौन कौन से में इसको रखा गया है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में 1 और 3 इसमें रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से या फिर किसको या किन को भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। अब देखो ये जो स्थिति प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर ए, आप देखो स्टेटमेंट दिए रखे 3, बनारसी जारी और साड़ियाँ, राजस्थान का आप देखोगे दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू। अब तो आप देखोगे तीनों ही इसमें क्या है, सही है। तिरुपति लड्डू भी हैं तो और ये भी है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इर्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से, ठीक है, कथन पर नहीं बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, आप स्टेटमेंट है 2, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, नहीं, यह एक गैर सरकारी कंपनी है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं कि इर्डा एक रिपब्लिक एक तरीके से पार्टी के रूप में जानी जाती है क्या, फिर इर्डा एक पब्लिकली कंट्री है। यस सर, तो इसमें आ जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है इसका। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पेपर जिस पर मैंने आपसे चर्चा करी। ठीक है, जो मैंने क्या करी थी, आपसे चर्चा करी, मैंने आपसे चर्चा करी, डिस्कस किया। किसकी चर्चा, 2015 का जो आपका जीएस था, जीएस पेपर नंबर 1, मैंने उसको एक ही क्लास में कवर कर दिया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक ही क्लास में आपको कवर करवाई जाएंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।